वेल स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को प्यूरिफिकेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि शुद्धिकरण करके उसको प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी शुद्ध कोलॉइडल विलयन में बदलते हैं। तो चलिए हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को जानेंगे जिन प्रक्रियाओं के आधार पे कोलॉइडल इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदला जाता है। तो हमारा हेडिंग हो गया स्टूडेंट कोलॉइडल विलयन का शोधन, और उसमें सबसे पहला आपको जानना क्या है, अपोहन। अपोहन जिसे कहते हैं डायलाइसिस। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं अपोहन के बारे में यानी डायलाइसिस के बारे में। डायलाइसिस होता क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है उसका आकार जो होता है वह 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक का होता है। तो स्टूडेंट होता क्या है कि हम एक चर्म थैली लेते हैं जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या होता है स्टूडेंट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्किन होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे देखिए हम लोगों का जो स्किन है इसमें आप देखे होंगे कि जब हम नहाते हैं तो पानी इस पे चिपक जाता है, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जाता है, परंतु इसे पसीना बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारा स्किन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो कुछ मटेरियल को खुद से होकर पास होने देता है और कुछ मटेरियल को खुद से होकर पास नहीं होने देता है। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जब कोलॉइडल विलयन को इस चर्म थैली में डालते हैं, जैसे ध्यान दीजिए कि मान लिया जाए कि आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने एक चर्म थैली डाला है कुछ इस प्रकार से। ये आपके पास क्या है, तो एक चर्म थैली है। और स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पानी यहाँ से डालेंगे अंदर और यहाँ से पानी निकाल देंगे बाहर, यानी जल यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से जल अंदर हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा जल से भरा हुआ रहेगा कुछ इस प्रकार से। आपका ये जो बर्तन आपने लिया है वह सारा का सारा बर्तन जो है वो किससे भरा हुआ स्टूडेंट होगा, तो जल से भरा हुआ होगा। ये जल से भरा हुआ थैली है, मतलब ये बर्तन है, उस बर्तन में आपने क्या लिया है, तो चर्म थैली लिया है। चर्म थैली यानी स्किन मेम्ब्रेन। और ये स्किन मेम्ब्रेन कैसा होता है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये स्टूडेंट ये किस तरह का होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या हो गया स्टूडेंट, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप यहाँ से पानी डाल दो और इसमें आप क्या करते हैं, अशुद्ध कोलॉइडल विलयन लेते हैं। देखिए ये क्या है आपका, अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन है, अब क्या आप करते हैं कि यहाँ से जब जल अंदर जाता है तो होता क्या है स्टूडेंट कि इससे कोलॉइडल सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलता है, परंतु जो अशुद्धियां हैं वो इससे बाहर निकल सकता है। तो इससे क्या होता है, सब जगह से धीरे धीरे करके अशुद्धियां जो है वो बाहर निकलते जाती है और क्या होता है, जल में घुलते जाएगा और अशुद्ध जल यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। यानी ये जल जो अंदर जा रहा है वो कैसा जल है, शुद्ध जल है। और शुद्ध जल जब आप डाल रहे हैं तो ये इस चर्म थैली से होकर पास कर रहा है, और चर्म थैली से होकर पास करने की कंडीशन में होता क्या है स्टूडेंट, कि जो अशुद्धि है, जो गंदगी है, वह इस चर्म थैली से बाहर आके जल में घुल जाती है, और जल जब बाहर निकलता है तो ये कैसा जल हो जाता है, तो अशुद्ध जल हो जाता है। इस अशुद्ध जल से होते हुए क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, गंदगी, अशुद्धि बाहर निकल गया।
और इसमें जो बच गया वो क्या बच गया स्टूडेंट, अब यहाँ पे शुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन बच जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइसिस मेथड कहते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस प्रक्रिया में क्या होगा स्टूडेंट, इस प्रक्रिया में चर्म थैली के अंदर, चर्म थैली जिसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, चर्म थैली को अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो क्या हो गया स्टूडेंट, इस प्रक्रिया में चर्म थैली यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली में अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन रखकर, इस प्रक्रिया में चर्म थैली यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली में अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन रखकर एक बर्तन में जल प्रवाहित किया जाता है। जल प्रवाहित किया जाता है जिससे अशुद्धियां जल के अंदर, जल में घुलकर चर्म थैली से बाहर निकल जाती हैं। जबकि बाहर निकल जाती हैं, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कण चर्म थैली में मौजूद रहकर शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, चर्म थैली के अंदर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को डालते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन को डालने पर क्या होता है कि उसमें जैसे ही हम लोग जल प्रवाहित करेंगे तो जल प्रवाहित करने पे अशुद्धियां जो है वो इससे बाहर निकल जाएंगी और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का आकार क्योंकि बड़ा होता है तो वो इसके अंदर ही मौजूद रह जाएगा, तो अशुद्धियां इसमें घुल के बाहर निकलते चले जाएंगी और कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा शुद्ध रूप में चर्म थैली में मौजूद रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइसिस मेथड कहते हैं यानी अपोहर मेथड कहते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया होगी। अब दूसरी प्रक्रिया जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रोडायलाइसिस होती है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोडायलाइसिस के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस के बारे में, जिसको कि हम लोग वैद्युत अपोहन कहते हैं। तो देखिए ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है, परंतु इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रोड लगा के जनरेट करते हैं और उससे हमारा इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन प्योर होता है। कैसे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे हम एक बर्तन बना रहे हैं। इस बर्तन में सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इसको बीच में दो चर्म थैली लगाएंगे यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, तो ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली ये भी है, इधर रख लिख दीजिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली हो गया या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या भर दिया स्टूडेंट, अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भर दिया अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध जल को डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर आप लिख सकते हैं या फिर शुद्ध जल लिख सकते हैं। इसको अंदर डालना है ऐसे, यहाँ से डालेंगे किसको, शुद्ध जल को। यहाँ पे भी डालना है आपको क्या, शुद्ध जल को, और यहाँ पर से इसको बाहर निकाल लेना है। यानी शुद्ध जल यहाँ से आएगा
इस तरह से, और आकर यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से शुद्ध जल यहाँ तक आएगा और ऐसे आके क्या होगा, इससे आते हुए यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको भी खोलते हैं, जहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको अटैच करेंगे। किसके साथ अटैच करेंगे, तो इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाएंगे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर से एक इलेक्ट्रोड लग गया स्टूडेंट। ये बैटरी का धनात्मक भाग, ये बैटरी का ऋणात्मक भाग। एक इलेक्ट्रोड यहाँ हो गया और ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ हो गया, यानी कि ये आपका एनोड हो गया और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, कैथोड हो गया। और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे देखिए मान ले जाए कोलॉइडल सॉल्यूशन आपका लेते हैं, मान ले जाए FeOH होल थ्राइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड आप ले रहे हैं, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में दो भाग होते हैं। एक क्या होता है, आयरन +3 आयन होता है, एक OH- आयन होता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो अर्धपारगम्य झिल्ली आपने जो लगाया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है, और यहाँ से शुद्ध जल को आप डालते हैं और शुद्ध जल बाहर निकलता है, जैसे कि अपोहन में हो रहा था डायलिसिस में। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट कि शुद्ध जल आएगा तो गंदगियां कुछ इससे बाहर निकलेंगे। परंतु एक बात ध्यान देना होता है स्टूडेंट, बहुत सारी गंदगी या शुद्धियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जल से साफ करना संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या लगा दिए, हम लोग इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो होगा क्या स्टूडेंट, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है Ap+3 और ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है OH-, तो धनात्मक वाला इलेक्ट्रोड, धनात्मक वाला जो कण है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा और ऋणात्मक वाला जो कण है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेगा। और इस प्रकार से ये दोनों कण जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक इलेक्ट्रोड से होते हुए इस तरह से यहाँ पे शुद्ध विलयन के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा और फिर इससे हम यहाँ निकाल लेंगे। तो वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें कि सिर्फ जल से अशुद्धियों को बाहर नहीं निकाला जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि अशुद्धियों में से हम अपने कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को ही बाहर निकाल लेते हैं। और उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड अप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा जो होता है उसके जो कण होते हैं उसमें दो चार्ज प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कण हमारा होगा, आयन जो होगा, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा और जो ऋणात्मक आयन होगा वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि अशुद्ध विलयन से कोलॉइडल सॉल्यूशन को ही बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस हम लोग शुद्धिकरण करते हैं किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इस प्रक्रिया में इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो अर्धपारगम्य झिल्ली के बीच में रखा जाता है तथा दो इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़कर इस विलयन में स्थापित कर दिया जाता है।
जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा स्टूडेंट, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक आयन कोलॉइडल सॉल्यूशन का नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ तथा ऋणात्मक आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगता है जिससे शुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन चर्म थैली से या फिर शुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन इम्प्योर सॉल्यूशन से अलग होकर शुद्ध रूप में जमा हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत धारा की मदद से कोलॉइडल सॉल्यूशन को या शुद्धि से बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये तो जो पहला प्रक्रिया हो गया अपोहन का यानी डायलाइसिस का। दूसरी प्रक्रिया हो गई इलेक्ट्रोडायलाइसिस का यानी कि विद्युत अपोहन का। अब तीसरी प्रक्रिया हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यानी सूक्ष्म छन्ना के द्वारा हम लोग छन्नित करके क्या करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करेंगे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। तीसरी प्रक्रिया के बारे में हम फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग तीसरी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्मंदन, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो तीसरी प्रक्रिया हमारी होगी अति सूक्ष्म निस्मंदन जिसको कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है स्टूडेंट, तो करते क्या है, हम लोग छन्ना पत्र से कोलॉइडल सॉल्यूशन को छानते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्टूडेंट अशुद्धि के रूप में इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो जब छन्ना पत्र से हम लोग छानते हैं तो देखिए ये जो छन्ना पत्र हम लोगों के पास होता है, इस छन्ना पत्र में छिद्र का जो आकार होता है वो करीब करीब 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है और 10⁻⁴ सेंटीमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर यानी 10⁻⁶ मीटर के बराबर इसका साइज होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इस छन्ना पत्र से जब हम लोग छानते हैं तो क्या होता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के अलावा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी पार कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन छाना नहीं जाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है। तो इससे शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस छन्ना पत्र को हम लोग डाल देते हैं किसमें, या तो आप फॉर्मल्डिहाइड में डाल दीजिए या फिर एसिटिक एसिड के कोलोडियन, एक विलेन होता है एसिटिक एसिड का कोलोडियन या फिर फॉर्मल्डिहाइड का विलेन होता है, उसमें डाल दिया जाता है। और डाल देने के बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट कि यह इसका जो इसके छिद्र का जो आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर था, यह छिद्र का आकार हो जाएगा, छिद्र का आकार अब हो जाएगा करीब करीब 10⁻⁻ कितना, तो आप कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर कर दीजिए। तो इससे होता क्या है स्टूडेंट, जैसे इसका छिद्र का आकार बहुत छोटा हो जाता है तो छोटा होने की वजह से
क्या हो जाता है कि जब आप इस फिल्टर पेपर से आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को छानिएगा, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को छानने के क्रम में होगा क्या स्टूडेंट कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो इससे तो पास कर जाएंगे, बट इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो इससे पास नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में। तो क्या उस कंडीशन हो जाएगा स्टूडेंट कि क्योंकि छिद्र का आकार बहुत ही छोटा हो गया है तो इलेक्ट्रोलाइट इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जिसका क्या आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर से छोटा है वो क्या कर सकते हैं, इसको तो पार कर सकते हैं, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन पार नहीं कर सकते। अगर बड़ी बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इससे पार कर सकता है, लेकिन इससे बड़े कण जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े कण जो है वो उसको पार नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंदन या अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो चलिए स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि छन्ना पत्र को एसेटिक एसिड, या फिर ऐसे लिखेंगे छन्ना पत्र के छिद्र का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर या 1 माइक्रोमीटर के बराबर होने से इससे कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण तथा इलेक्ट्रोलाइट के कण दोनों पार हो जाते हैं। क्या हो गया स्टूडेंट, दोनों पार हो जाते हैं। अतः छन्ना पत्र को किसमें आप डाल दीजिए, एसेटिक एसिड के विलयन में डालकर इसे फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में जब डाला जाता है तो छन्ना पत्र के छिद्र का आकार छोटा हो जाता है जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण पार हो पाते हैं, परंतु अशुद्धियों के कण पार हो पाते हैं, परंतु अशुद्धियों के कण पार नहीं हो पाते हैं, जिससे कोलॉइडल सॉल्यूशन शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट ये हो गया, इस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों तरह के अशुद्धियों को इससे दूर किया जा सकता है और हम लोग शुद्ध रूप में कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। इसके बाद हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के कुछ गुण के बारे में, जिसको कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोलॉइडल कणों
कोलॉइडल कणों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स के बारे में, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलॉइडल कणों के सामान्य गुण के बारे में। और ये जो कोलॉइडल कणों के सामान्य गुण है उसमें सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी कि प्रकाशीय गुण के बारे में बात करेंगे। प्रकाशीय गुण जिसको कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रकाशीय गुण हो गए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और इस प्रकाशीय गुण ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट या फिर कहेंगे टिंडल का प्रभाव। तो आपने क्लास 10 में स्टूडेंट पढ़ा होगा लाइट में आपने एक अध्याय पढ़ा होगा जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको कि हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। कि टिंडल ने कहा था कि जब सूर्य का प्रकाश अगर किसी एक विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसके प्रकाश के किरणों का प्रकर्णन होता है, वो फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाशीय गुण हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल है वह भी प्रकाशीय गुण दर्शाता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम आपको दिखाएं स्टूडेंट कि मान लिया जाए ये आपका एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने क्या किया है, नमक और जल का घोल लिया है, नमक प्लस जल का घोल है। अब यहाँ पे जब आप क्या करेंगे कि टॉर्च से रोशनी दिखाएंगे यहाँ पे, तो टॉर्च से रोशनी दिखाते हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप सादा कागज यानी कि स्क्रीन रख दीजिए तो यहाँ पे स्क्रीन जब रखिएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ये सीधी रेखा में गमन कर जाएगी और ये आपको पूरे के पूरे बिलियन में कहीं भी कोई रोशनी नजर नहीं आएगा। कब तक? जब तक आपका आंख जो है वो इसके सामने ना आए, यानी कि इस टॉर्च के प्रकाश के सामने जब तक आंख नहीं आएगा आपको प्रकाश दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर जा रही है, यहाँ किसी तरह का कोई प्रकाश नजर ही नहीं आ रहा। ये तो शुद्ध विलयन की बातें हो गई स्टूडेंट। लेकिन जैसे आप दूध ले लीजिए, दूध अपने आप में कोलॉइडल विलयन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया है, दूध ले लिया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने क्या लिया है, इसमें दूध लिया है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण को यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम प्रकाश की किरण को यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं। यह प्रकाश की किरण को यहाँ पे बीच में हम लोग एक कॉन्केव लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। या कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या स्टूडेंट, इसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ये यहाँ पर इसको कंजर्व कर देगा और पार्टिकुलर पॉइंट पे जब ये कंजर्व कर देगा तो ये यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, इस तरह से पास करेगा यहाँ से। और पास करने पर जब यहाँ पर आप एक स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का रोशनी देखने को मिलेगा। एज वेल एज स्टूडेंट जब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर से जब आप देखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट कि आपको ये प्रकाश की किरण फैलती हुई, आपको ये प्रकाश का किरण का जो रास्ता है वो आपको नजर आता है। ये दूध के अंदर प्रकाश के किरण का रास्ता नजर आता है। वो क्यों नजर आता है, तो इसमें जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में उपस्थित कण है स्टूडेंट, उसका आकार क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक, उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देते हैं। और प्रकाश की किरणों का जब प्रकीर्णन होता है तो उसी प्रकीर्णन के माध्यम से क्या हो जाता है, इस तरह से आप इसको देख पाने में क्या हो पाते हैं, इसके रास्ता को दूध के अंदर से जा पाने में यानी पार होने के रास्ते को, प्रकाश की किरण को आप इस दूध के अंदर देख पाते हैं, यानी फैलाव हो जाता है स्टूडेंट। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्रकाश की किरणें जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से होकर पार करती हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, यानी उनका बिखराव करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दूर से ही प्रकाश की किरणों को उस विलयन से पार होते हुए
देख पाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, प्रकाश की किरण को जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से पार करवाया जाता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन कर देती हैं, प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन कर देती हैं, जिससे प्रकाश की किरण के रास्ते को, प्रकाश की किरण को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से पार करते हुए देख पाते हैं। इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में अंतर करना चाहते हैं तो फिजिकल तरीके से यानी भौतिक रूप से आप अंतर कैसे समझ पाते हैं? तो वह यही इफेक्ट है स्टूडेंट, जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी के माध्यम से आप ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन दिया हुआ और दोनों सॉल्यूशन में आपको नहीं पता है कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है? तो आपको करना क्या होगा कि उसमें सूर्य का प्रकाश आप प्रवाहित कीजिए। जब आप सूर्य का प्रकाश प्रवाहित कीजिएगा तो जिस सॉल्यूशन के अंदर आपको प्रकाश की किरण दिखाई दे वह आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, और जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रकाश की किरण आपको दिखाई ना दे वो किस तरह का होगा? तो वह आपका ये ट्रू सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये पहला इसका गुण हो गया प्रकाशीय गुण, जिसको कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अगले गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिस गुण को हम लोग गतिक गुण कहते हैं। गतिक गुण यानी ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने एक जल के अंदर पॉलन आप लोग समझते ही होंगे, ये जो पराग के कण होते हैं उसे पॉलन कहा जाता है। उन अति सूक्ष्म कणों को जल के अंदर डालकर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसके गति को देखने का प्रयास किया। जब उन्होंने उस गति को देखा तो क्या उनको नजर आया कि ये जो पराग के कण हैं उनका कुछ इस तरह से क्या होता है कि उनका इस तरह से गति होता है। ये मतलब कि किसी भी दिशा में गति करते हैं, जिसको कि जिग-जैग मोशन कहते हैं। ये पराग के कण किसी भी दिशा में क्या करते हुए नजर आए? इनको गति करते हुए नजर आए। और इसका कारण इनको ये समझ में आया कि एक पराग के कण जब दूसरे पराग के कण से टकराते हैं तो क्या होता है कि उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार से मान लीजिए जैसे इसी पराग के कण को आप देख लीजिए, ये पराग का कण है, यहाँ से ऐसे चला, ये यहाँ वाले पराग के कण से टकराया तो ये दिशा में आ गया, यहाँ वाले से टकराया तो इस दिशा में आ गया, यहाँ वाले से टकराया तो इस दिशा में आ गया। इस तरह से इसमें लगातार टक्कर होता जाता है दूसरे कणों के द्वारा, और उसकी वजह से ये क्या करते हैं जिग-जैग मोशन में, मतलब जैसे तैसे इधर उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी मोशन को इन्होंने क्या कहा? ब्राउनियन मोशन कहा। और इसका एक उदाहरण इन्होंने दिया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो कण भी अति सूक्ष्म होते हैं, और अति सूक्ष्म होने की वजह से ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और टकराने की वजह से इनका जो रास्ता होता है वो जिग-जैग रास्ता बन जाता है। मतलब कभी इधर से इधर, इधर से इधर, जिधर से टक्कर इनको मिलता है उस अनुसार से ये लगातार गति में रहते हैं, जिस गति को क्या नाम दे दिया गया? इनके ऑनर में इस साइंटिस्ट के नाम पर क्या दे दिया? ब्राउनियन गति नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन
के कण, रॉबर्ट ब्राउन ने पाया कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण आपस में टकराकर लगातार जिगजैग दिशा में गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। कहा जाता है। एक बात और ध्यान देना है स्टूडेंट, जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन में कणों की संख्या ज्यादा होती है तथा डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी कम होती है, उसमें ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा देखा जाता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे कि विस्कोसिटी कम होगी, कम श्यानता होगी, कम गाढ़ा घोल होगा, वहां पे क्या होगा, ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये दूसरा गुण हो गया इसका गतिक गुण, जिसको कि ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा और कुछ गुण हैं और हम लोग अगले क्लास में बात करने वाले हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है, अलग अलग तरह के चार्ज मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, तो चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के कण के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। एज वेल एज कुछ और गुण रह गया है, उन गुणों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। आज का क्लास आपका यहाँ पे खत्म होता है गतिक गुण तक। और इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे, आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो इसे देख पा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सारे लोग इस वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि किसने लाइक किया, और उस लाइक के आधार पे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ, कितने मेरे स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देखकर फायदा उठा पा रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेनिफिटेड नहीं हो पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप इससे बेनिफिटेड हो सकें, आपका पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रह सके, आप इसे समझ सकें। तो आप निश्चित ही तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि उस लाइक के माध्यम से मुझे ये समझ आ जाए कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।